नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संभावित महाभियोग को लेकर भाजपा नेता एडवोकेट नलिन कोहली ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और लोगों के बीच सच आना चाहिए। नलिन कोहली ने मीडिया से कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है। किसी भी सिटिंग जज के यहाँ यदि पैसे का ढेर मिले और उसमें आग लगी हो तो प्रश्न गंभीर ही नहीं संवेदनशील भी है। उन्होंने कहा कि समाज की अपेक्षा रहेगी इसकी पूरी जानकारी और इसका सत्य बाहर आए। इसके लिए ही तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने एक समिति का गठन किया। इसका काम था कि प्रासंगिक जानकारी एकत्रित की जाए और न्यायपालिका के सामने तथ्य पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता के हित में क्या अगले कदम हो सकते हैं, उस पर एक चर्चा के बाद सहमति बनेगी। नलिन कोहली ने कहा कि इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। उस जज के खिलाफ अनुच्छेद 124 के तहत प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए ताकि उसे पद से हटाया जाए। दूसरा, क्या उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे भी आपराधिकता का सवाल उठता है। आपको बता दें कि 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास के एक स्टोर रूम में आग लग गई थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। इसके बाद यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच हुई और फिर सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 जजों की कमेटी बना दी। इस मामले को लेकर 22 मार्च की रात को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय की इस घटना पर रिपोर्ट और यशवंत वर्मा का बचाव है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना ने इसके बाद ये फैसला लिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक कोई न्यायिक जिम्मेदारी ना सौंपी जाए और उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार के वकील ने बताया कि SIT का गठन हो गया है और इस मामले की जांच की जा रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि SIT की जांच 2 FIR के सब्जेक्ट मैटर तक ही सीमित रहेगी। बेंच ने ये बात तब कही जब महमूदाबाद के वकील कपिल सिब्बल ने आशंका जताई थी कि जांच का इस्तेमाल FIR से परे चीजों को देखने के लिए किया जा सकता है। बेंच ने हरियाणा की ओर से पेश हुए वकील से यह भी कहा कि जांच का दायरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वहीं कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि महमूदाबाद पर लगाई गई शर्तों में ढील दी जानी चाहिए। उन पर लगी पाबंदियों में उनका पासपोर्ट जब्त करना और भारत और पाकिस्तान संघर्ष पर बोलने की अनुमति न देना शामिल है। लेकिन बेंच ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस घटना के अलावा किसी और विषय पर बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। लाइव लॉ के मुताबिक महमूदाबाद के वकील ने यह भी कहा कि पुलिस उनसे डिवाइस मांग रही है। अदालत ने हरियाणा सरकार से पूछा कि दोनों FIR रिकॉर्ड में दर्ज हैं, डिवाइस की क्या जरूरत है, दायरा बढ़ाने की कोशिश ना करें। रविवार को RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब इस पर पूर्व सांसद और तेज प्रताप यादव के मामा सुभाष यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सुभाष यादव ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि जो भी फोटो आया उस पर तेज प्रताप यादव सामने आकर बोले ये गलत है। फोटो जब गलत है तो इस पर चर्चा क्यों करनी। सुभाष यादव ने कहा कि अगर सही है तो भी चर्चा नहीं होगी, सभी लोग बधाई देंगे। तेज प्रताप अच्छे इंसान हैं। लालू जी ने गलत किया है तो जल्दबाजी में उन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया, ये नहीं होना चाहिए। हम यही कहेंगे कि तेज प्रताप सामने आए और सब बताएं। आपको बता दें कि शनिवार को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से शेयर की गई तस्वीरों को लेकर विवाद हो गया था। हालांकि तेज प्रताप यादव ने शनिवार रात को ही कहा कि उनका अकाउंट हैक हुआ है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अभी तक पार्टी से निकाले जाने के मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 69 रुपए बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी। इसमें 2,07,000 करोड़ की लागत आएगी। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10 से 11 सालों में खरीफ फसलों के लिए MSP में भारी बढ़ोतरी की गई है। इस कड़ी में खरीफ सीजन 2025-26 के लिए MSP को कैबिनेट की ओर से अनुमोदित किया गया है। कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हर फसल के लिए लागत के साथ 50% को ध्यान में रखा गया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि किसानों के लिए प्याज छूट को बनाए रखने का फैसला लिया गया है, जिसमें 15,642 करोड़ का खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख तक का कर्ज 4% ब्याज पर मिलता रहे, उसकी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। मणिपुर प्रशासन ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सुरक्षा में कटौती के दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि उनके साथ तैनात केवल अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को वापस बुलाया गया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि सिंह को Z+ सुरक्षा कवर मिलना जारी है, जो एक ऐसा वर्गीकरण है जिसमें मजबूत सुरक्षा शामिल है, जिसमें घर पर स्थित गार्ड के अलावा एक पायलट और पीछे एक सुरक्षा वाहन शामिल है। अधिकारी कुछ मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कटौती की खबर दी गई थी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। संजय राउत ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि वीर सावरकर की डिग्री स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने जब्त की थी, फिर भी हम उनको बैरिस्टर कहते हैं। अगर 10 साल बाद सरकार बैरिस्टर की उपाधि वापस ला रही है तो हम इसका स्वागत करेंगे। संजय राउत ने कहा कि हमारी ये मांग है कि डिग्री तो वापस आएगी, वो कागज का टुकड़ा है, लेकिन हमारी मांग है कि सावरकर साहब को भारत रत्न देकर उनका सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा। वीर सावरकर को भारत रत्न कब मिलेगा? इसका जवाब न फडणवीस के पास है, न अमित शाह के पास और न नरेंद्र मोदी के पास। बता दें कि मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने वीर सावरकर की बैरिस्टर डिग्री की बहाली के लिए प्रयास शुरू किए हैं। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजा है। पनामा सिटी पहुंचे सर्वदलीय डेलीगेशन की अगुवाई कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। पनामा सिटी पहुंचने के बाद थरूर ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था, क्योंकि इन आतंकवादियों ने महिलाओं को उनके पतियों और पिताओं और विवाहित जीवन से दूर करके उनके माथे का सिंदूर मिटाया। थरूर ने कहा कि कुछ महिलाएं आतंकवादियों के सामने चीख रही थीं कि हमें भी मार दो, लेकिन उन्होंने कहा कि वापस जाओ और बताओ कि क्या हुआ। हमने उनकी चीखों को सुना है। भारत ने फैसला किया कि हमारी महिलाओं के माथे पर सिंदूर का रंग हत्यारों, अपराधियों, हमलावरों के खून के रंग से मेल खाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत दुनिया भर में पाकिस्तान और उसके द्वारा समर्थित आतंकवाद को एक्सपोज कर रहा है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय डेलीगेशन कुवैत दौरे पर है। इस दौरान AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहा है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवादी कैंप होने का दावा करता है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ये साबित कर दे कि भारत कोई टेररिस्ट कैंप चला रहा है। एक तो बताइए भाई, जब कुछ है ही नहीं तो ये साबित भी नहीं कर पाएंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़कर मुसलमान हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि हम उनसे ज्यादा ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है। पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों की भर्ती बंद नहीं कर रहा। मॉनसून सत्र से पहले जून में संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए टीएमसी नेता सागरिका घोष ने कहा कि जहां तक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, हम कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपना पूरा सहयोग दिया। जब हमारे प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए विदेश गए थे तो हमने अपने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भेजा था। यह दर्शाता है कि हम कितने गंभीर थे। हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ साथ पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के पीड़ितों के साथ खड़े हैं। AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वहां गया, लेकिन अब हम मानते हैं कि हमारे समर्थन के बाद हम अब कपिल सिब्बल द्वारा संसद के विशेष सत्र की मांग का समर्थन करते हैं, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण मंच सदन है। यह एक सर्वोच्च निकाय है। सरकार को आना चाहिए और लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए जो हम राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं। हम मॉनसून सत्र से पहले जून में विशेष सत्र चाहते हैं।
तमिलनाडु के मक्कल निधि मय्यम पार्टी ने राज्यसभा सीट के लिए कमल हासन को उम्मीदवार बनाया है और कमल हासन की उम्मीदवारी को सत्ताधारी डीएमके का समर्थन मिला है। डीएमके ने राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। डीएमके की ओर से एक्स पर की गई पोस्ट में कहा गया कि आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए डीएमके 3 उम्मीदवार उतारेगी और 1 सीट पर मक्कल निधि मय्यम पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। बता दें कि तमिलनाडु के 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया 2 जून को शुरू होगी। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून होगी। वहीं अगर जरूरत पड़ी तो 19 जून को राज्यसभा की इन सीटों के लिए चुनाव होगा। कोरोना वायरस के केस एक बार फिर से देश में बढ़ने शुरू हो गए हैं। हर दिन कोविड के नए केस सामने आ रहे हैं। भारत में बुधवार सुबह तक 1047 एक्टिव केस पाए गए। महाराष्ट्र में 66 और उत्तर प्रदेश में 10 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या भी 11 पहुंच गई है। ऐसे में सतर्कता बरतते हुए कई राज्यों ने अस्पतालों को गाइडलाइन जारी की है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 मई तक का डेटा अपडेट किया था। उसने बताया था कि देश में 1010 एक्टिव केस थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है। महाराष्ट्र में 66 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 31 केस मुंबई शहर के हैं। अगर यहाँ के कुल एक्टिव केस की बात करें तो वह 325 हो गए हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेजे हॉस्पिटल में 15 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.